तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म को। और नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म में दो चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है। एक नाइट्रोजन साइकिल पढ़ना है, ये 9th क्लास में भी तुम्हें पढ़ना है नाइट्रोजन साइकिल, और फिर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये दो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर एक मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी है 11th क्लास में मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में। तो इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। 9th क्लास में भी आपको पढ़ना है इससे रिलेटेड कुछ बातें। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो, याद रखो कि नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में सबसे एबेंडेंट है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कितना है, तकरीबन 78.09% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है। और ये जो परसेंटेज है नाइट्रोजन का, ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। ऐसा नहीं होता कि 78 से 75 हो गया, कभी 70 हो गया, कभी 80 हो गया, ऐसा नहीं होता। ये कांस्टेंट है। ठीक है, पहली चीज़ तुम याद रखो, ये कांस्टेंट है। लेकिन साथ ही साथ नाइट्रोजन हम लोगों के न्यूट्रिशन में भी आ रहा है। हम लोग जो खाना खाते हैं, फूड ऑब्टेन करते हैं, प्लांट फूड ऑब्टेन करता है, ये सब ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन को यूज़ करता है। ठीक है, क्यों? इसलिए कि नाइट्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जितने भी तरह के प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, वो सब के सब अमाइनो एसिड से बने होते हैं। अमाइनो एसिड के अंदर नाइट्रोजन होता ही होता है। इस तरीके से डीएनए है, आरएनए है, उसके अंदर नाइट्रोजनस बेस के अंदर नाइट्रोजन होता ही है। इंजाइम है, हार्मोन्स है, ये सब हम लोग जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं इंजाइम हार्मोन्स नहीं हो तो पूरे एनिमल किंगडम में समझ लीजिए कुछ हो, उसका वजूद ही नहीं होता। एनिमल किंगडम का, प्लांट किंगडम का, किसी ऑर्गेनिज्म में कोई वजूद नहीं होता अगर इंजाइम्स ना होता। ठीक है, तो इंजाइम कितना ज़रूरी आप जानते हैं। बायो कैटलिस्ट है। पूरे मेटाबॉलिक प्रोसेस जो हो रहा है, मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है, उसको इंजाइम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है। तो सब का सब इंजाइम जो है वो मोस्टली इंजाइम जो है वो प्रोटीन नेचर का होता है। और प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड का बना होता है। अमाइनो एसिड का नाइट्रोजन मौजूद होता है। इसका मतलब ये पता चला कि नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और ये हमारे बॉडी के अंदर लगातार इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। तब जब हम इसको ऑब्टेन कर रहे हैं नेचर से, उसके बावजूद ये एटमॉस्फेयर में 78.09% कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से दोबारा ये एटमॉस्फेयर में पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का कंजम्पशन हो रहा है। नाइट्रोजन कंटेनिंग फूड को हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं, दूसरा ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन कर रहा है, और फिर ये दोबारा से एटमॉस्फेयर के अंदर 78.09% कांस्टेंट बना हुआ है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं एक कांस्टेंट साइकिल चल रही है यूज़ और रीयूज़ की, जिसकी वजह से नाइट्रोजन क्या है, कांस्टेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, तो ये तुमको समझ में आ गया कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, उसका नाइट्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है, ये याद रखो, इनर्ट होता है। ठीक है, इनर्ट मतलब ये रिएक्ट नहीं करता। हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन जो है उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। N2 के फॉर्म में जो है वो डाइनाइट्रोजन फॉर्म में एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है। तो ये इनर्ट होता है। वो अब नॉवल गैस कहते हैं इनर्ट नहीं होता, लेकिन इतना इनर्ट होता है कि इसको डायरेक्टली प्लांट और दीगर ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं जब तक कि इसको कोई दूसरे जो है वो कंज्यूमेबल फॉर्म में इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सके, इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सके जिस फॉर्म में प्लांट और या दूसरा ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजन लेता है वो आसानी से ले सके। डाई नाइट्रोजन फॉर्म यानी N2 के फॉर्म में जो एटमॉस्फेयर में होता है, जिसमें नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है, ये इनर्ट स्टेट है। इसके अंदर इसी फॉर्म में ऑब्टेन करना ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक प्रोसेस है जो कि फिजिबल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरत पेश आती है फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन की। और नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब ये होता है कि नाइट्रोजन को क्या किया जाए, नाइट्रोजन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए। किस नाइट्रोजन को? डाई नाइट्रोजन को, N2 वाले नाइट्रोजन को इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया जाए जिस फॉर्म में प्लांट उसको बाआसानी ले सके या जो भी दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको बाआसानी ले सके। ठीक है, यानी कि कन्वर्जन ऑफ फ्री नाइट्रोजन इनटू एनी अदर नाइट्रोजनस कंपाउंड so that it can be easily absorbed by the plants or other organisms। ठीक है, यानी कि सिंपली हम ये कह सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं कि नाइट्रोजन को किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अटैच कर देना, कंबाइंड कर देना। जैसे कोई दूसरा एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। ठीक है, और कंबाइन करे कोई दूसरा ऐसा कंपाउंड बना देना जिसको प्लांट आसानी से ले सके। जैसे नाइट्राइड बना दिया, नाइट्रेट बना दिया, अमोनियम सॉल्ट बना दिया। इस तरह कोई भी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करके नाइट्रोजन को इजीली एब्जॉर्ब बनाया जा सके, इसी को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ठीक है, और पांचवी चीज़ है कि जब नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाएगा तो प्लांट और दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको ऑब्टेन कर सकता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन उसको। लेकिन अगर सिर्फ ऑब्टेन का प्रोसेस होता रहा तब तो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो कभी कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, वो तो घटने लगेगा। इसका मतलब है कि दोबारा से ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्जन हुआ है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ है, इसका उल्टा रिवर्स प्रोसेस भी होना चाहिए।
तभी जो नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट बना रहेगा। तो ये जो रिवर्स प्रोसेस होता है, यानी अब जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है उससे दोबारा से फ्री नाइट्रोजन रिलीज़ करना, दोबारा से डाई नाइट्रोजन का प्रोडक्शन, ये डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। और ये इतने कंसेप्ट अगर तुम समझ गए, इसी 5 स्टेप के अंदर अंदर जो है वो इसी 5 प्रोसेस का रिपीटेशन हो रहा है, इसी 5 प्रोसेस की जो है वो साइकिल चल रही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है तुमको बेसिक एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम लोग नाइट्रोजन साइकिल के अंदर क्या पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले कुछ टर्म को समझो। एक टर्म होता है एमोनिफिकेशन। एमोनिफिकेशन मतलब होता है द ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल अंडरगोज माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन। जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, जो प्लांट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका जो मैटर है वो डेड है, डिकेड हो रहा है मट्टी के अंदर। ठीक है, वो मैक्रोबियल डिकम्पोजिशन उसके अंदर होता है, यानी कि वो क्या होता है, डिकम्पोज होता है, सड़ता है, गलता है, और उसके ऑर्गेनिक मैटर को जो माइक्रोब्स है वो डाइजेस्ट करता है। इन विच ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, और उसको डाइजेस्ट करके उस ऑर्गेनिक मैटर के अंदर जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है, उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, या फिर इसके आयनिक फॉर्म में, जैसे अमोनियम आयन। तो इसी कन्वर्जन को हम लोग क्या कहते हैं, एमोनिफिकेशन कहते हैं। बात समझ में आ गई, एमोनिफिकेशन इसको कहते हैं। उसके बाद एक टर्म होता है नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन जो है वो हम लोग कहते हैं इट इज़ द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट। अब जो अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया कहाँ से आएगा, एमोनिफिकेशन से आएगा। अब एमोनिफिकेशन से जो अमोनिया पैदा हो रहा है, उस अमोनिया को जो नाइट्राइट में कन्वर्जन होता है, ठीक है, और फिर नाइट्राइट दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट में, तो इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। जैसा कि यहाँ हमने रिएक्शन लिख दिया है कि ये जो है ये क्या है, अमोनिया है, और अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये क्या बन रहा है, ये यहाँ पर देखो मिल रहा है नाइट्राइट। ठीक है, और ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यहाँ पर लिखा है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, इसलिए यहाँ पर जो है वो मैक्रोऑर्गेनिज्म का रोल होता है, जैसे नाइट्रोसोमोनास जो है एमोनिफिकेशन करता है। और उसके बाद सब्सिक्वेंटली जब ये नाइट्राइट मिल गया, तो अब ये नाइट्राइट का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, ये भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। इसको ये नाइट्रोबैक्टर इसको जो है वो फिजिबल बनाता है, और फिर जो है हमें मिलता है क्या, ये बदले में नाइट्रेट मिल जाता है। ठीक है, तो अमोनिया से नाइट्राइट का कन्वर्जन एंड देन नाइट्राइट से नाइट्रेट का कन्वर्जन, ये जो है प्रोसेस चल रहा है सॉइल के अंदर, और इसमें हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक टर्म है डीनाइट्रिफिकेशन, यानी कि नाइट्रिफिकेशन का उल्टा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रेट्स इनटू नाइट्रोजन। अब जो नाइट्रेट है वो दोबारा से उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया जाए, जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर के अंदर है, तो इसको हम लोग डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। जैसे यहाँ तुम देख सकते हो बहुत सारा ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन होता है। शॉर्ट में अगर उस रिएक्शन को अगर हम समराइज़ करें तो ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होता है कि जो नाइट्रेट है वो नाइट्रेट 10 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन एक्सेप्ट करके बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू, यानी ये जो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस ये भी मैक्रोऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, जैसे स्यूडोमोनास है। और स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस या स्यूडोमोनास की दूसरी और भी कई स्पीसीज होती है जो ये प्रोसेस अंजाम देती है। अब ये क्या करता है, डाई नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्शन कर देता है, किसका, नाइट्रेट का, और ये फिर नाइट्रोजन इजीली एटमॉस्फेयर के अंदर दोबारा आ जाता है, और एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन का कंसनट्रेशन है वो कांस्टेंट बना होता है। ठीक है, तो ये भी क्या कहलाता है, डीनाइट्रिफिकेशन ये कहलाता है। और उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन तो हमने आपको बता ही दिया, किसको कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अ प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इन द एयर इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया और रिलेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड्स टू मेक इट अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ये फिजिकली भी हो सकता है, यानी बिना किसी मैक्रोऑर्गेनिज्म के रोल के नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है, या बायोलॉजिकली भी होता है, और मोस्टली तकरीबन 90% बायोलॉजिकली ही होता है, जिसके अंदर मैक्रोऑर्गेनिज्म अपना रोल प्ले करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर। अब ये जो इतनी भी टर्म हम लोग ने देखा है, इसको हम लोग एट ए ग्लैंस, एक नज़र में तमाम टर्म को समझते हैं। तो इस डायग्राम को तुम देखो, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो यहाँ हम लोग देख रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या कर रहा है, जो लेग्यूम्स जो पौधे होते हैं जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, वो इसको फिक्स कर करके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेग्यूम्स जो लेगुमिनस प्लांट है उसको दे रहा है नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन कंपाउंड जो है वो बना करके प्लांट यूटिलाइज़ करता है। इस तरीके से एमोनिफिकेशन ही प्रोसेस हो रहा है। जो प्लांट है, प्लांट जब डिकम्पोज होता है तो डिकम्पोजर्स क्या करता है, हमने क्या बताया, डिकम्पोजर्स जो ऑर्गेनिक मैटर, देखो यहाँ क्या लिखा था हमने कि द ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल अंडरगोज मैक्रोबियल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर है प्लांट, ये मैक्रोबियल डिकम्पोजिशन इसके अंदर होगा, और ये क्या बनाएगा, अमोनियम बनाएगा। जैसा कि यहाँ आप लोगों ने पढ़ा था कि अमोनिया या फिर अमोनियम आयन
में कन्वर्जन करता है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को, इसको एमोनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये एमोनिफिकेशन प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद हमने बताया था अमोनियम या अमोनिया का जो कन्वर्जन होता है नाइट्राइट और फिर देन सब्सिक्वेंटली नाइट्रेट में, इसको नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस ये क्या हो रहा है, ये नाइट्रिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। और नाइट्रिफिकेशन जब होता है तो ये नाइट्रेट जो बनता है सॉइल के अंदर, इस विद द हेल्प ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इसको प्लांट इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। तो यही तो क्या हुआ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का रिजल्ट है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का रिजल्ट है, ठीक है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का रिजल्ट है। इन सब चीज़ों को प्लांट इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है और नाइट्रेट को प्लांट ले लेगा, फिर प्लांट इससे अपना नाइट्रोजन कंपाउंड बनाएगा, फिर प्लांट जो है डेड एंड डीकेड होकर मट्टी मिलेगा, फिर इससे का जो है वो एमोनिफिकेशन होगा, फिर नाइट्रिफिकेशन होगा। इस तरह से साइकिल जो है वो मेंटेन है। इस तरीके से नाइट्रेट जो है वो एटमॉस्फेयर में एक और तरीके से भी जाता है, ठीक है। वो तरीका क्या है, वो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जैसा कि हम लोग ने देखा था डीनाइट्रिफिकेशन, जिसमें नाइट्रेट क्या हो रहा है, नाइट्रेट जो है वो दोबारा से मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है। वही चीज़ यहाँ दिखाया गया है, नाइट्रेट जो है वो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या कर रहा है, उसको दोबारा से मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दे रहा है, ठीक है। अब ये एटमॉस्फेयर में आ गया, अब ये दोबारा से जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू जो है प्लांट में पहुंच जाएगा, लेग्यूमिनस प्लांट में, और जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट होता है उसके अंदर भी उसको भी नाइट्रोजन चाहिए, उसमें ये पहुंच जाता है। इस तरीके से ये पूरी साइकिल चल रही है। एनिमल के अंदर भी नाइट्रोजन कंपाउंड होता है, वो भी डिकम्पोज होता है, उसके अंदर भी एमोनिफिकेशन प्रोसेस होता है। तो ये आप समझ सकते हैं ये साइकिल कि नाइट्रोजन साइकिल किस तरीके से मेंटेन है, और नाइट्रोजन का जो कंसंट्रेशन है तकरीबन 78% नेचर में एटमॉस्फेयर में, वो किस तरीके से कॉन्स्टेंट बना हुआ है इस साइकिल की वजह से। अब आते हैं हम लोग फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को समझते हैं, फिजिकली कैसे होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो याद रखो फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब ये हुआ कि उसमें कोई भी मैक्रोऑर्गेनिज्म अपना रोल प्ले नहीं करेगा। इस तरह का नाइट्रोजन फिक्सेशन उतना कॉमन नहीं है, ये तकरीबन 10% इस तरह का नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। और इसके अंदर जो रोल प्ले करता है वो है फिजिकल प्रोसेस, जैसे लाइटनिंग है, बिजली कड़कती है, बिजली गरजती है, बादल गरजता है, सॉरी बिजली जो है वो कड़कती है, और जो है बादल गरजता है। तो इन सब चीज़ों से भी क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। अब तुम सोचते हो कि इससे नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे हो सकता है, तो इसी को समझते हैं हम लोग कैसे होता है। देखो, जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है, जब लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग भी क्या है, एक तरीके का सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। लाइटनिंग भी सोर्स ऑफ एनर्जी है। और तुमने इवोल्यूशन में शायद पढ़ा हो, और 10th क्लास के अंदर पढ़ाया गया होगा, या 12 में भी हम लोग को पढ़ना है इवोल्यूशन के अंदर, कि स्टार्टिंग में जब ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हो रहा था अर्थ पे, तो उसमें लाइटनिंग ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, ठीक है। आपस में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिएक्ट कर करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाने में लाइटनिंग का बहुत बड़ा रोल था, जिसको ओपेरिन हैल्डेन हाइपोथेसिस कहा जाता है, ठीक है, जिसको फिर यूरे मिलर ने चल करके प्रैक्टिकली प्रूव भी किया था। तो लाइटनिंग का जो है वो बड़ा रोल है, लाइटनिंग भी सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे नेचर में अपना रोल प्ले करती है। तो जो लाइटनिंग होती है, जो बिजली जो चमक रही है, इसकी वजह से जो नाइट्रोजन है वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, ठीक है। और कंबाइन करने के बाद ये क्या बना देता है, यहाँ पर देख सकते हैं कंबाइन के बाद इसने NO बना दिया, ठीक है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि द लाइटनिंग या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन द एटमॉस्फेयर फेवर्स कॉम्बिनेशन ऑफ गैसियस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ में क्या मिल गया, NO मिल गया, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड मिला, ठीक है। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड देखो अगेन ऑक्सीडाइज्ड विद ऑक्सीजन, दिस नाइट्रिक ऑक्साइड अगेन ऑक्सीडाइज्ड विद ऑक्सीजन, और इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। चूँकि ये जो मिलेगा ना नाइट्रिक ऑक्साइड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड कैसा होता है, रिएक्टिव होता है। तो ऑक्सीजन के साथ ये तुरंत रिएक्ट करेगा और फिर ये क्या करेगा, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड देगा। ये क्या देगा, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन पर ऑक्साइड भी क्या है, रिएक्टिव है, ये भी तुरंत वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। चूँकि बारिश वगैरह भी हो रही है, बिजली जब चमकती है तो धूप में तो नहीं चमकती, बारिश या बरसात के टाइम में चमकती है। तो जो वाटर का मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में है उसके साथ जो है वो ये नाइट्रोजन पर ऑक्साइड क्या होगा, रिएक्ट कर जाएगा, और रिएक्ट करके ये हमें क्या देगा, रिएक्ट करने के बाद ये एसिड देगा। कौन सी एसिड, नाइट्रस एसिड देगा और नाइट्रिक एसिड देगा। ये नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। अब ये नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड का जो फॉर्मेशन हुआ, ये क्या होगा, ये तुरंत, चूँकि अब ये कोई गैस तो है नहीं, ये तो एसिड के फॉर्म में है, ये एसिड जो है जो लिक्विड स्टेट में होता है, ये जा करके सोयल में मिल जाएगा। कौन, ये नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड। अब ये सोयल में मिलकर क्या करेगा, जो सोयल के अंदर कैल्शियम और पोटेशियम का सॉल्ट ऑलरेडी मौजूद होता है, जिस तरह से पोटेशियम सल्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इन सब चीज़ों से रिएक्ट करके ये क्या देगा, कैल्शियम और पोटेशियम का नाइट्रेट दे देगा। अब जैसे ही कैल्शियम या पोटेशियम का नाइट्रेट मिला, सोयल इसको ईजिली जो है वो एब्जॉर्ब अपने अंदर कर लेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद चूँकि नाइट्रेट सॉल्युबल होता है, जो कैल्शियम और पोटेशियम का नाइट्रेट होता है, वाटर के साथ सॉल्युबल होकर के ये प्लांट इसको ईजिली टेकअप कर सकता है, ठीक है। तो जैसे मिसाल के तौर पे नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। अभी नाइट्रिक एसिड कहाँ से मिला, तुमको समझ में आ गया, नाइट्रिक एसिड कहाँ से आया। ये नाइट्रिक एसिड आया है
जब नाइट्रोजन पेरोक्साइड वाटर से रिएक्ट किया है। तुम बोलो नाइट्रोजन पेरोक्साइड और वाटर कहाँ से आया? वाटर नेचर में एटमॉस्फेयर में मौजूद है बारिश वारिश की वजह से। और नाइट्रोजन पेरोक्साइड कहाँ से आया? तो नाइट्रोजन पेरोक्साइड आया है जा करके जब जो नाइट्रिक एसिड था, ये नाइट्रिक एसिड जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट किया था तब ये नाइट्रोजन पेरोक्साइड मिला था। तुम बोलो ये दोनों कहाँ से आया? तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में पहले से है और ये बच गया ये नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो था ये आया था जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट किया था। और तुम बोलो ये दोनों कैसे रिएक्ट किया? तो कहेंगे ड्यू टू लाइटनिंग। अब ये जब ये सारा प्रोसेस हुआ, नाइट्रिक एसिड मिलेगा मिसाल के तौर पे। अब ये नाइट्रिक एसिड क्या होगा? जब मट्टी में मिलेगा तो मट्टी में मान लिया कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या दे देगा? कैल्शियम नाइट्रेट दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर देगा। ये देता है, आप लोगों को पता है जब कैल्शियम कार्बोनेट से नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है तो क्या देता है? कैल्शियम नाइट्रेट देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो अब ये जो कैल्शियम नाइट्रेट मिला, कैल्शियम को जो नाइट्रेट मिला, ये सॉल्युबल है और सॉल्युबल होने की वजह से मट्टी के अंदर मिल जाता है और इसको जो प्लांट है वो ईजिली एब्जॉर्ब कर सकता है। तो अब देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है, फिजिकल तो समझ में आया किस तरीके से होता है। अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को हम लोग समझते हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरीके से होता है। सबसे पहली बात कि दोनों में से कोई भी तरीका हो, दोनों मैक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होगा, तब तो इसका नाम है बायोलॉजिकल, ठीक है। लेकिन दो इसका फर्दर टाइप इसलिए है कि कहीं कहीं जो माइक्रोब है वो प्लांट के रूट के साथ एसोसिएशन बनाता है, फ्रेंडली रिलेशन बनाता है और प्लांट के रूट में रहता है और फिर नाइट्रोजन फिक्स करके उसको देता रहता है। प्लांट भी उसको शेल्टर देता है, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा देता है। इस तरह के एसोसिएशन को सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहा जाता है। लेकिन सबका सब माइक्रोब इस तरीके से जो है वो नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट को नहीं देता। कुछ जो है वो अपना आज़ाद रहना चाहता है, वो नहीं चाहता कि हम जो है रूट के साथ एसोसिएशन बना के रहें। वो अपना मट्टी में फ्रीली रहता है और नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को देता है, ठीक है। तो एसिम्बायोटिक भी होता है, सिम्बायोटिक भी होता है। सिम्बायोटिक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सिम्बायोटिक के अंदर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है और जिसके बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है वो है राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। राइजोबियम की कुछ स्पेसीज़ है जो कि क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ये क्या कहती है कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है, जैसे हम लोग छीमी खाते हैं, पी है, बीन्स है, अल्फाल्फा है, क्लोवर है, ल्यूपाइन्स है, ये सब जो लेग्यूमिनस प्लांट है, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर ये उसके रूट के साथ एसोसिएशन बनाता है, ठीक है। ऐसे तो ये फ्री लिविंग भी है, फ्री लिविंग भी रह सकता है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एकदम परमानेंट रिलेशन में रहता है लेग्यूमिनस प्लांट के। लेग्यूमिनस प्लांट नहीं हो तो ये भी ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं है। ये फ्री लिविंग भी हो सकता है, राइजोबियम फ्रीली भी सॉइल के अंदर रहता है। लेकिन जब ये एसोसिएशन बनाना चाहे प्लांट के रूट के साथ तो बना सकता है एसोसिएशन, ठीक है, और बना करके रहता है। इस तरीके जो पी वगैरह प्लांट होता है उसको अगर तुम फ्लावरिंग के टाइम, फ्लावरिंग से थोड़ा पहले या फ्लावरिंग के टाइम तुम अगर उसको उसके रूट को उखाड़ करके देखो तो तुमको उसमें छोटा छोटा नोड्यूल्स मिलेगा, गिरह की तरह मिलेगा, ठीक है। तो वो असल में वो नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम लोग समझेंगे। उसी नोड्यूल के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी बना करके रहता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है सबसे पहले वो जो लेग्यूमिनस प्लांट उसके रूट हेयर के कांटेक्ट में आता है और कांटेक्ट में क्या करता है, यहाँ देखो कांटेक्ट में आके यहाँ पर कर्लिंग हो जाती है रूट की। जैसे ही कांटेक्ट में आएगा कर्लिंग होकर के ये क्या करेगा, अंदर में जो सेल वॉल वगैरह जो रास्ता है अंदर में, चूँकि ये सब ब्लॉक होगा, यहाँ पे सेल वॉल है, सेल है, साइटोप्लाज्म है, इन सबको डिग्रेड करके वो पहले पैसेज बनाता है। कौन पैसेज बनाता है? जो बैक्टीरिया है वो बहुत सारे ऐसे एंजाइम रिलीज़ करता है राइजोबियम बैक्टीरिया जिससे सेल वॉल वगैरह को डिग्रेड किया जा सके। और इस तरह देख सकते हो यहाँ पर डिग्रेड करके ये क्या किया, एक रास्ता बनाता है, एक पैसेज बनाता है जिसको इन्फेक्शन थ्रेड कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट में अगर हम लोग देखेंगे कि इसका जो इंटरेक्शन होता है प्लांट के साथ वो कैसे होता है तो उसको हम लोग 3 स्टेप में बांट सकते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है कॉन्टैक्ट विथ रूट हेयर, यानी कि सबसे पहले रूट हेयर कॉन्टैक्ट में आ जाता है जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ठीक है। उसके बाद आके केमिकल इंटरेक्शन हो, तो दोनों के बीच में आप हायर क्लास में इसके बारे में पढ़ते हैं कि कितने तरीके का केमिकल्स इंटरेक्शन इसके अंदर पाया जाता है, कौन कौन सा केमिकल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो केमिकल इंटरेक्ट करता है, केमिकली बैक्टीरिया और रूट दोनों तरफ से केमिकल सिक्रीट होता है और ये आपस में इंटरेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद कर्लिंग हो जाती है, यानी रूट कर्ल हो जाता है और कर्ल होकर के बहुत सारे माइक्रोब्स को अपने अंदर होल्ड कर लेता है। फिर यहाँ से इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन होता है जो आपने देखा था पिछले डायग्राम में, और फिर इस इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू होता हुआ समझो एक सुरंग बन गई और उस सुरंग के थ्रू होता हुआ बैक्टीरिया कॉर्टेक्स तक पहुँच जाता है जो प्लांट के अंदर सेल होता है। पैरेन्काइमेटस नेचर का आप लोग जानते होंगे, टिश्यूज़ के अंदर मौजूद होता है। तो ये जो कॉर्टेक्स है वहाँ तक पहुँच करके फिर ये रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है। रूट नोड्यूल क्या होता है, तो देखो ये तो मैक्रोस्कोपिक फोटो है जो तुमको नजर आ रही है रूट नोड्यूल की, लेकिन इसको अगर हम लोग डायग्रामेटिकली समझें तो देखो ये पूरा समझो कि रूट नोड्यूल का एक सेल है। इस सेल के अंदर अलग अलग कॉलोनी बना करके जो है वो बैक्टीरिया अपना रहना शुरू कर देता है, ठीक है। अब ये अलग अलग जो कॉलोनी बनाया हुआ है ये पूरा उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन घिरा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
बोलते हैं पेरी बैक्टेरॉइड मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? ये सब पूरा पेरी बैक्टेरॉइड मेम्ब्रेन है। इसी के अंदर में बैक्टीरिया हज़ारों की तादाद में मौजूद होता है और ये डोरमेट स्टेट में जनरली मौजूद होता है जब तक कि नाइट्रोजन फिक्सेशन शुरू ना करे, यानी कि इनएक्टिव स्टेट में होता है। और इसको हम लोग बैक्टेरॉइड्स कहते हैं। ये सब बैक्टेरॉइड्स है हज़ारों की तादाद में अंदर में, ठीक है। अब ये तुम बोलो कि ये मेम्ब्रेन बना क्यों रहता है? मेम्ब्रेन बना किस लिए रहता है कि इसके बाहर का जो स्पेस है ये जो है स्पेशल किस्म के पिगमेंट प्रोटीन से सराउंडेड रहता है, जिसको लेग हेमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेग हेमोग्लोबिन। लेग मतलब लेग्यूमिनस प्लांट, हेमोग्लोबिन मतलब जो दिखने में रेड रेड लगता है ब्लड की तरह, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लेग हेमोग्लोबिन। ये लेग हेमोग्लोबिन से सराउंडेड रहता है। इससे इसको फ़ायदा ये होता है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये चूँकि जब नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा तो नाइट्रोजनस एंजाइम का यूज़ करेगा, और नाइट्रोजनस एंजाइम ऑक्सीजन से समझो कि उसकी भयानक दुश्मनी है। नाइट्रोजनस और ऑक्सीजन दोनों एक जगह कभी नहीं हो सकता है। नाइट्रोजनस काम ही नहीं करेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इसलिए ऑक्सीजन को इसके अंदर तक नहीं आने देना है। इसलिए कि इसके अंदर तक आ गया तो ये जो बैक्टेरोइड्स है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे कर सकेगा जब इसका एंजाइम नाइट्रोजनस काम ही नहीं करेगा। तो इसलिए इसके बाहर में लेग हेमोग्लोबिन होता है, और ये लेग हेमोग्लोबिन क्या होता है? बहुत ही ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है और ऑक्सीजन के साथ वो बिल्कुल रैपिडली कंबाइन कर जाता है। इस तरीके से ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग का ये काम करता है, यानी ऑक्सीजन के साथ ये खुद कंबाइन होकर के ऑक्सीजन को यहाँ तक नहीं जाने देता है। बात समझ हमारी? तो ये बेसिक हमने तुमको कुछ प्रोसेस बताया है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे जो है वो स्टार्ट होता है। अब है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की पूरी मैकेनिज्म क्या है, अब ये किस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, नाइट्रोजन एंजाइम किस तरीके से काम करेगा, तो इस पे हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ तक इसको इतनी तक रहने दिया जाए, मैकेनिज्म पार्ट 2 में हम आपको समझाएंगे। यहाँ तक का अगर तुमको नोट्स चाहिए जो हमने अभी तक फ़िलहाल बताया है, तो वो तुम जो है वो shayanghani.com पर जाकर के जो ब्लॉग है ऑप्शन वहाँ से ऑब्टेन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक डाल देंगे, वहाँ से भी जो है तुम नोट्स उतार सकते हो। और फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन किस तरीके से होता है पार्ट 2 में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।